नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 132 के बाद। पिछली वीडियो में हमने धारा 131 तक पढ़ा था। हम इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे और मेरी आपसे हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट होती है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं किया कीजिए, क्योंकि क्या पता आप उन 10 सेकेंड में कुछ ऐसा पॉइंट्स छोड़ दें या कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दें जो हो सकता है आगे की पूरी वीडियो को आपको कंफ्यूज रखें। तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना चाहिए पूरा, और अपना बेरेक्ट हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, आपको जो भी आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन लग रहा है, को भी आपको की पॉइंट्स लग रहे हैं कि इन पॉइंट्स को मैं नोट डाउन कर लूँ, इनसे मुझे जल्दी से रिमाइंडर आ जाएगी चीज़ें, तो आप उन्हें नोट डाउन करते रहिए कीजिए। ठीक है, हम अपनी वीडियो को बिल्कुल भी देरी क्यों स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 132। सेक्शन 132 आइए सबसे पहले से डायरेक्ट से रीड करते हैं। प्रथमत दायी दो व्यक्तियों के दायित्व पर उनके बीच कि इस ठहराव का प्रभाव नहीं पड़ता कि उनमें से एक के व्यतिक्रम पर दूसरा प्रतिभू होगा। ठीक है, हमने ये हेडिंग पढ़ी। इस हेडिंग में से हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति कोई दायित्व अपने ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, कोई दो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन से बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन से जॉइंटली वो प्रॉमिस कर रहे हैं। ओके, इतना हमने समझा। आइए अब इसका अंदर का भी पढ़ते हैं। जबकि दो व्यक्ति किसी दायित्व को अपने ऊपर लेने की किसी तृतीय व्यक्ति से संविदा करते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ भी ये संविदा करते हैं कि एक के व्यतिक्रम पर ही दूसरा दायी होगा, जिस संविदा का वह तृतीय पक्षकार नहीं है, तब ऐसे दोनों व्यक्तियों में से हर एक की उस तृतीय व्यक्ति के प्रति तृतीय व्यक्ति को उसके अस्तित्व की जानकारी रही हो। ठीक है, तृतीय व्यक्ति के प्रति प्रथम संविदा के अधीन दायित्व पर उस दूसरे संविदा के अस्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि उस तृतीय व्यक्ति को उसके अस्तित्व की जानकारी रही हो। ठीक है, इतना हमने समझा। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उससे बहुत क्लियर होगा। सबसे पहले हमने ये जाना फर्स्ट लाइन में कि दो व्यक्ति हैं जो ज्वाइंटली किसी दायित्व को लेने की संविदा किसी थर्ड पर्सन से कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए और बी ज्वाइंटली किसी को प्रॉमिस करते हैं, सी पर्सन को कुछ भी, कोई भी सर्टेन अमाउंट देने का या कुछ भी करने का ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं। देन ये आपस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपस में दोनों क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि किसी एक के डिफॉल्ट पर ही दूसरा लायबल होगा। ठीक है, कि अगर कोई एक डिफॉल्ट करता है तभी दूसरा लायबल होगा, अदरवाइज नहीं। बट जो इन्होंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया ना, डिफॉल्ट वाला, लाइबिलिटी वाला, इसका पक्षकार उन्होंने सी को नहीं बनाया। तीनों ने मिलके तो सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया। तीनों ने मिलके क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो हम दोनों आपको ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, हम ज्वाइंटली एक प्रॉमिस करते हैं, ज्वाइंटली एक लाइबिलिटी लेते हैं आपके प्रति। ये इसका पक्षकार ए बी सी तीनों है। इन्होंने एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किया, जो इन्होंने सिर्फ आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका पक्षकार इन्होंने सी व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन को नहीं बनाया। चाहे थर्ड पर्सन को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी जानकारी है, चाहे सी जानता है कि इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, बट एक्सप्रेसली सी उसका पक्षकार नहीं है। सी को सिर्फ नॉलेज है, सी जानता है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट सी उसका क्या है, एक्सप्रेसली पक्षकार नहीं है, पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो इनकी जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट है ना, वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं डलता। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे नहीं डलता, सी चाहे तो ए बी से ज्वाइंटली, चाहे तो ए से सेपरेटली, चाहे तो बी से सेपरेटली, अब जो उन्होंने प्रॉमिस किया था बोल सकता है कि अपने प्रॉमिस का पालन कीजिए, अपने प्रॉमिस का परफॉर्मेंस कीजिए। ठीक है, ये आपका ये सेक्शन बताता है। ठीक है, अब आप इसे अगर इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन बोलता है का और खा संयुक्त और पृथक दायित्व वाला एक वचन पत्र गा के पक्ष में लिखते हैं। ए और बी सेपरेटली और ज्वाइंटली एक लाइबिलिटी वाला एक प्रॉमिसरी नोट होता है ना, जो किसके फेवर में लिखते हैं, सी के फेवर में लिख रहे हैं, गा के पक्ष में लिख रहे हैं एक प्रॉमिसरी नोट को। ठीक है, उसके लिए वो लाइबिलिटी सेपरेटली और ज्वाइंटली दोनों लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया, इस कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार ये तीनों पर्सन हैं। ठीक है, लेकिन जो ए होता है ना, वो एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट में कहने के लिए इन्होंने सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों आपके लिए सेपरेटली और ज्वाइंटली दोनों तरीके से लायबल हैं। पर एक्चुअल में जो मन की बात है, मन की बात एक्चुअल में कि ये कॉन्ट्रैक्ट से हटके एक्चुअल में जो मन की बात है, एक्चुअल में जो बात है वो ये है कि ए ने बी के श्योरिटी के रूप में काम किया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि जब कोई श्योरिटी होती है तो उसकी लाइबिलिटी हमेशा सेकंड लाइबिलिटी होती है। फर्स्ट लाइबिलिटी हमेशा किसकी होती है, फर्स्ट लाइबिलिटी हमेशा होती है प्रिंसिपल डेटर की।
या फिर अपनी फर्स्ट पार्टी की। ये जो श्योरिटी होती है इसकी लायबिलिटी सेकंड होती है। कब होती है? कि जब जो रियल पर्सन है वो डिफॉल्ट करता है तब श्योरिटी आता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में का है ना उसे वास्तव में खा के यानी बी के श्योरिटी के रूप में लिखता है। और जिस समय वह वचन पत्र लिखा जाता है गा यह बात जानता था। गा को पता था, गा को क्या पता था कि ए तुम जो हो ना वो बी के लिए श्योरिटी की तरह लिख रहे हो। ये सी जानता है। ठीक है, ये सी बिल्कुल जानता है और ए भी बी से कह के रखता है कि देखो मैं तुम्हारा एज अ श्योरिटी काम कर रहा हूँ। ठीक है, पहली लायबिलिटी तो तुम्हारी है, दूसरी मेरी है। पर इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था एक्चुअल में, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उन्होंने इतना लिखा है कि हम दोनों संयुक्त और पृथक दायित्व वाला एक वचन पत्र गा के पक्ष में लिख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है। ये तो इनकी एक्चुअल में बातें हो गई आपस में कि देखो वो मैंने तुम्हारे कहने पर लिख दिया, पर एक्चुअल में जो है ना वो मैं सिर्फ तुम्हारा एज अ श्योरिटी हूँ और सी को भी पता है कि इनका क्या क्या है, ऐसा सब कुछ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, यह तथ्य कि का ने यह वचन पत्र खा के प्रतिभू के रूप में गा की जानकारी में लिखा था। यह तथ्य अगर बाद में फॉर एग्जाम्पल जो सी है वो सी जो है ना वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या लिखा है कि ए और बी सेपरेटली और ज्वाइंटली बी के लिए एक प्रॉमिसरी नोट लिखते हैं। सी चाहे तो ए और बी को ज्वाइंटली, बी को अकेला या सी को अकेला सूट फाइल इनके अगेंस्ट कर सकता है कि देखो मुझे न्यायालय में से आपने मेरे लिए प्रॉमिसरी नोट लिखा था, आपने प्रॉमिसरी नोट में मुझे मेंशन क्लियरली किया है कि आप मेरे फेवर में सेपरेटली और ज्वाइंटली लायबल हो प्रॉमिसरी नोट के लिए। ठीक है, तो वो चाहे तो सेपरेटली या चाहे तो ज्वाइंटली इनके अगेंस्ट केस फाइल सूट फाइल केस कोर्ट में कर सकता है। ठीक है, भले ही सी को एक्चुअल में पता है कि ए सिर्फ इसका श्योरिटी है, भले ही इन दोनों को पता है कि आप मेरे लिए श्योरिटी हो, पर जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मानो ए जो है वो कोर्ट में जाके कोर्ट बोले देखो आप दोनों ने प्रॉमिसरी नोट किया था, सी ने आपको सेपरेटली आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया है, आप उसे प्रॉमिसरी नोट की जो सर्टेन अमाउंट है वो दो, उसे पेमेंट करो उसका। ये बोलता है एक्चुअल में बात ऐसा है कि प्रॉमिसरी नोट, हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें ऐसा लिखा है कि मैं और बी दोनों सी के लिए लायबल हैं सेपरेटली और जॉइंटली, पर जो एक्चुअल में प्रॉमिस हुआ है ना, जो एक्चुअल में बात है ना वो ये है कि मैं सिर्फ एज अ श्योरिटी काम कर रहा हूँ बी के लिए, और इस बात की नॉलेज सी को भी है। ठीक है, ये फैक्ट जो है वो ए कोर्ट में यूज़ करता है। ए क्या बोलता है कि मैं सिर्फ बी का श्योरिटी हूँ और सी को भी इस बात की नॉलेज है। ठीक है, यह तथ्य कि का ने यह वचन पत्र खा के प्रतिभू के रूप में गा की जानकारी में लिखा था, वचन पत्र के आधार पर का के विरुद्ध गा द्वारा किए गए वाद का कोई उत्तर नहीं है। ये ए जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। ए ऐसे नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ बी का श्योरिटी हूँ और ए को इस बात पता है। ये फैक्ट को ए जब यूज़ नहीं कर सकता जब सी उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा है। ठीक है, ये आप इस तरीके से आंसर कोर्ट को नहीं दे सकते। आप कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि हाँ एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट तो यही हुआ था कि हम दोनों लायबल हैं, पर एक्चुअल में जो बात है, जो रियल बात है वो ये है कि मैं इसका एज अ श्योरिटी हूँ और ये बात सी को भी पता है, पर फिर भी सी मुझ पर सूट फाइल कर रहा है। नहीं, आप इसका लाभ नहीं ले सकते। जब सी ने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया ना, तो आप सिर्फ ये कह के फैक्ट कह के बच नहीं सकते कि एक्चुअल में मैंने सिर्फ खा के प्रतिभू के रूप में और का की जानकारी में लिखा था। ठीक है, इस आधार पर आप का के विरुद्ध गा द्वारा किए गए बात का कोई उत्तर नहीं है। जब सी आप पर सूट लाएगा तो आपका सिर्फ इतना कहना इसके सूट का आंसर नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। इसका सीधा सीधा इस सेक्शन का इतना मतलब है कि जब आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और सेकेंडली आप सिर्फ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट नहीं डाल सकता, जबकि आपने उस थर्ड पार्टी को एक्चुअल में पार्टी नहीं बनाया है, जबकि आपने उस थर्ड पर्सन को अपनी जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं बनाया है। कहने को उसको जानकारी है, बट आपने उसे लिखित में पार्टी तो नहीं बनाया ना। समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 133 के बारे में। सेक्शन 133 बात करता है प्री के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, मार्क कर लीजिए। ठीक है, प्री में पूछा जाता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस करते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशन में फेरफार करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा।
आपने जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप कुछ भी वेरिएंस करते हैं, कुछ भी वेरी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका ये आपका इफेक्ट पड़ेगा। जो भी फेरफार मूल ऋणी और लेनदार के बीच की संविदा के निबंधनों में प्रतिभू की सहमति के बिना किया जाए, वह उस फेरफार के पश्चातवर्ती संव्यवहारों के बारे में प्रतिभू का उन्मोचन कर देता है। अगर आप बाद में कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी, ठीक है, वो कंडीशन के बारे में श्योरिटी को पता था, प्रिंसिपल डेटर को भी पता था और क्रेडिटर को पता था, तीनों पर्सन को पता था, लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट में आप क्या करते हैं, पश्चातवर्ती चीज़ों में आप क्या कर देते हैं, सिर्फ मूल ऋणी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर मिलके आपस में कुछ संविदा करके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में क्या कर देते हैं, कुछ फेरफार कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होंगे, जो पश्चातवर्ती संव्यवहार होंगे, उनके बारे में प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। प्रतिभू फिर आपके लिए बाद में लायबल नहीं है। ठीक है, इसका हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। गा के बैंक में प्रबंधक के तौर पर का के आचरण के लिए गा की प्रति का प्रतिभू होता है। ठीक है, ए श्योरिटी होता है। ठीक है, किसके लिए, खा के आचरण के लिए गा के प्रति। ठीक है, ए श्योरिटी है, किसके लिए श्योरिटी दे रहा है, वो बी के लिए श्योरिटी दे रहा है। ठीक है, सी को श्योरिटी दे रहा है। तत्पश्चात का की सम्मति के बिना जो ये है बी और सी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या खा का संबलम यानी खा की सैलरी बढ़ा देता है। उसने आपको गारंटी दी थी, एक श्योरिटी दी थी बी के बिहाफ पर ए ने सी को। ठीक है, कि मैं बी के बिहाफ पर आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। आपने उससे बिना पूछे उसकी सैलरी क्यों बढ़ा दी? कल को अगर वो कुछ हानि कर दे या कुछ भी कर दे तो क्या होगा? अगर कुछ को हानि कर देगा तो आप तो श्योरिटी के पास जाओगे, नहीं जा सकते, क्योंकि आपने श्योरिटी से बिना पूछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में फेरफार कर दिया, ना वो डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ओवरड्राफ्टों से हुई हानि का 1/4 का दायी दायी होगा। ये भी उसने बोल दिया। उसने क्या कह दिया कि मैं आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ, पर कल को अगर आपके जो ओवरड्राफ्ट्स हैं अगर उसमें कुछ भी हानि होती है तो उसका 1/4 का जो पार्ट है उसके लिए आप लायबल होगे। आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी, बदले में उसे कह दिया कल को अगर कुछ हानि होती है तो उसका 1/4 पार्ट के आप जिम्मेदार होगी। ठीक है, का एक ग्राहक को ओवरड्राफ्ट करने देता है और बैंक में कुछ धन की हानि हो जाती है। का उसकी सम्मति के बिना किए गए फेरफार के कारण अपने प्रतिभू से उन्मोचित हुआ है और इस हानि को पूरा करने के लिए दायी नहीं है, क्योंकि हानि कब हुई? वेरिएंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद हुई। आपने जो फेरफार किया, आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन में फेरफार किया, उसके बाद हानि हुई। अब उसके लिए आप जो श्योरिटी है उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो ये प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और जब आप मेंस में लिखेंगे ना तो मेंस में आपसे पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करते हैं 126 में। ठीक है, फिर आप बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो श्योरिटी होता है उसका उन्मोचन कितने प्रकार से किया जाता है, तो आप उन्मोचन में 133 सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। और आगे के सेक्शन, जिन जिन सेक्शन में आपको श्योरिटी के डिस्चार्ज से रिलेटेड प्रोविजन बताए गए होंगे, आप उन सारे सेक्शन को मेंशन कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, सेक्शन वाइज सेक्शन। ठीक है, ये आपका हर सेक्शन एक हेडिंग की तरह काम कर देगा, ये आपका हो जाता है। चलिए अब हम सेकंड पढ़ते हैं 134। आपका सेक्शन 134 भी यही बात करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बारे में, लेकिन इसमें डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी हो रहा है मूल ऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन। आपने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया। आपने बोला फर्स्ट लाइबिलिटी किसकी होती है? फर्स्ट लाइबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर की। आपने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया। आपने कहा कि देखो, आपने बोल दिया प्रिंसिपल डेटर से कि मैं तो अब श्योरिटी से ही सारी जो पेमेंट है वसूल करूंगा, तुम आज से डिस्चार्ज। ठीक है, यार तुमने उसको रिलीज कर दिया। जैसे ही तुमने प्रतिभू को मतलब मूल ऋणी को रिलीज किया या मूल ऋणी को उन्मोचित किया तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो सेकंड है। वो तो कब आएगा? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है। पर तुमने तो प्रिंसिपल डेटर से क्या पता, तुम लोगों की मिली भगत होगी, चलो ठीक है तू उसको श्योरिटी बना देना, मैं तुझे डिस्चार्ज कर दूंगा, पूरा पैसा श्योरिटी से ले लूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको डिस्चार्ज करोगे प्रिंसिपल डेटर को तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका पढ़ते हैं। चलिए, लेनदार और मूल ऋणी के बीच किसी ऐसी संविदा से जिसके द्वारा मूल ऋणी निर्मुक्त हो जाए या लेनदार के किसी ऐसे कार्य या लोप से जिसका विधिक परिणाम
मूल ऋणी का उन्मोचन हो, प्रतिभू उन्मोचित हो जाता है। आप कुछ ऐसा काम कर दो, आप कह दो कि मैं मूल ऋणी को क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, या आप कुछ भी ऐसा कार्य कर दो या ऐसा ओमिशन कर दो जिससे क्या हो जाए, जिसका लीगल इफेक्ट ये हो कि मूल ऋणी डिस्चार्ज हो जाए, तो आपका प्रतिभू भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो या कुछ भी आप ऐसा ओमिशन कर रहे हो या आप उससे डायरेक्ट सीधे बोल रहे हो, ठीक है, कि मैं तुझे रिलीज कर रहा हूँ, मैं तुझे डिस्चार्ज कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो उससे क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेनदार और मूल ऋणी के बीच किसी ऐसी संविदा से, उनने कोई ऐसी संविदा कर ली जिससे इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जिसका इफेक्ट पड़ रहा है कि मूल ऋणी निर्मुक्त हो जाएगा, या लेनदार ने कोई भी ऐसा काम कर दिया जिसका लीगल इफेक्ट पड़ रहा है कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन 135। सेक्शन 135 बताता है प्रतिभू का उन्मोचन जबकि लेनदार मूल ऋणी के साथ प्रशमन करता है, उसे समय देता है या उस पर वाद न लाने का करार करता है। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, जी हाँ, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कब? जब जो क्रेडिटर है वो मूल ऋणी से क्या कर दे, उसे कुछ माफ़ी दे दे या उसे कुछ समय दे दे एक्स्ट्रा, या उस पर ये बोल दे कि मैं तुम पर कभी भी सूट नहीं लाऊंगा। अगर वो कुछ भी ऐसा करता है तो इससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? आपको उस पर केस लाना चाहिए ना, मतलब सूट लाना चाहिए। आप उस पर क्यों लाना चाहिए आपको उस पर सूट? उसने आपका पेमेंट नहीं कर रहा, आप उस पर सूट लाओ। बट आप उसे क्या एग्रीमेंट करके आ गए कि मैं तुझ पर कभी सूट नहीं लाऊंगा। आप उसे टाइम दे रहे हो। क्यों? आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 साल में, आप उसे 1.5 साल क्यों दे रहे हो? उसे आप 1.5 साल क्यों दे रहे हो? आप उसे टाइम दे रहे हो, आप उस पर सूट नहीं ला रहे हो, आप उसे माफ़ कर रहे हो। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो अभी आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसे बेयरड के प्रोविजन से रीड करते हैं। लेनदार और मूल ऋणी के बीच ऐसी संविदा जिससे लेनदार मूल ऋणी के साथ समझौता कर लेता है, या तो उसके साथ समझौता कर लेता है या उसे समय देने या उस पर वाद न लाने का वचन देता है, प्रतिभू को तब के सिवाय उन्मोचित करती है जबकि प्रतिभू ऐसी संविदा के लिए अनुमति दे देता है। अगर श्योरिटी ही बोल दे कि देखो ना, उसको कुछ टाइम दे दो, देखो तुम ना ये एग्रीमेंट कर लो उसके साथ कि तुम उस पर सूट नहीं लाओगे, मैं पटा दूंगा, देखो तुम उसके साथ थोड़ा सा समझौता कर लो ना, क्या कर लो, उसके साथ समझौता कर लो, ठीक है, या फिर तुम उसे प्रॉमिस दे दो यार कुछ समय लाने का। अगर प्रतिभू ही ऐसा कहता है या फिर ऐसी अनुमति दे देता है, वो परमिशन देता है कि हाँ, क्रेडिटर को वो परमिशन दे देता है, ये कोई बात नहीं, तुम मूल ऋणी पे वाद मत लाना, तुम मूल ऋणी को माफ़ कर दो, तुम उसके साथ समझौता कर लो, अगर वो ऐसी संविदा की परमिशन दे देता है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर उसके सिवाय कि उसको पता ही नहीं है या उसने मना कर दिया था और तुम ऐसा करते हो तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। वो डिस्चार्ज प्रतिभू को कर देती है। कब कर देती है? एक्सेप्ट किन कंडीशन में नहीं करेगी डिस्चार्ज? जब प्रतिभू ही ऐसी अनुमति दे दे संविदा करने की, जब श्योरिटी ही बोल दे कि हाँ उसको माफ़ कर दो ना यार, उसके साथ समझौता कर लो ना यार, तो ही श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था तो। ठीक है, अब आता है सेक्शन 136। सेक्शन 136 बात करता है, ये भी प्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्पज से सारे ही डिस्चार्ज, जिनमें डिस्चार्ज होता है वो सारे ही प्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनमें डिस्चार्ज हो रहा है, जिनमें डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, ये सारे ही प्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में हर पूछा जाता है। प्री में पूछा जाएगा प्रतिभू का उन्मोचन जब संविदा के निबंधनों में फेरफार कर दिया जाए। ठीक है, प्रतिभू का उन्मोचन कब उन्मोचन हो जाए? जब आप उससे बिना पूछे उसको टाइम वगैरह दे दो। ठीक है, ये हर पूछता है। हाँ, जबकि मूल ऋणी 136 प्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, प्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जबकि मूल ऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता। अगर क्रेडिटर स्वयं कह दे प्रिंसिपल डेटर से कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट किन कंडीशन में? जब श्योरिटी ने ही ऐसी परमिशन नहीं दे दी हो कि हाँ तुम उसको टाइम दे दो, कोई बात नहीं। अगर श्योरिटी ऐसा बोल देगा तो फिर जो हमारा क्रेडिटर है वो सीधे प्रिंसिपल डेटर को बोल सकता है। बट अगर प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर सीधे प्रिंसिपल डेटर से बोलता है और श्योरिटी को इस बात की खबर नहीं है या श्योरिटी ने मना कर दिया है, तब भी क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से बोलता है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। पर अगर श्योरिटी ही परमिशन दे दे तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा।
अगर क्रेडिटर डायरेक्ट भी बोलता है, बट यहाँ क्रेडिटर डायरेक्ट ना बोल के किसी थर्ड पर्सन से बुलवा देता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर कह देता है कि थर्ड पर्सन से जाओ तुम प्रिंसिपल डेटर को बोल दो कि मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, इससे फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। समझ में आया? हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन में हम समझ सकते हैं, गा एक ऐसे अतिशोध्य विनिमय पत्र का धारक है जिसे का ने खा के प्रतिभू के रूप में लिखा है। जिसे का ने क्या लिखा है? खा के प्रतिभू के रूप में लिखा है और खा से प्रतिग्रहित किया है। ठीक है। खा को समय देने की संविदा डा से गा करता है। क्या करता है? खा को समय देने की संविदा कौन कर रहा है? गा चाहता तो है कि मैं बी को समय दे दूं, सी चाह तो रहा है मैं बी को समय दे दूं। ए बी सी तीन पार्टी हैं। ठीक है। इसमें सी है क्रेडिटर, ये है प्रिंसिपल डेटर, ए है श्योरिटी। ए श्योरिटी किसका है? बी का श्योरिटी है। ए ने खा के प्रतिभू के रूप में लिखा है। ठीक है, समझ में आया? आ गया। ये क्या है? ये क्रेडिटर। यहाँ पर ये क्या है? विनिमय पत्र का होल्डर है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या है? ये होल्डर है। और ये क्या है? ये बी यहाँ पर एक्सेप्टर है। ठीक है। और ए बोल देता है कि बाय डिफॉल्ट इसकी कंडीशन में मैं कर दूंगा। ए यहाँ पर क्या हो जाता है? एज अ श्योरिटी काम कर रहा है। समझ में आया? ये तीन पार्टी हो गई। ये होल्डर हो गया, ठीक है, ये एक्सेप्टर हो गया, और ये क्या हो गया? ये इसका श्योरिटी हो गया। सी चाहता है, सी क्या चाहता है? कि मैं बी को कुछ समय और दे दूं। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होता है कि उसे कुछ पैसे मिलेंगे। जो होल्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसे पैसे मिलते हैं। अब उसका क्या हो चुका है? ये ओवरड्यू हो चुका है, मतलब वो सी से बी से पैसे मांगेगा। ठीक है। उसने क्या किया? बी को और टाइम देना चाह रहा है। अगर वो बी को डायरेक्टली टाइम दे दे, सीधे बोल के कि बी मैं तुम्हें कुछ टाइम और देता हूँ, तो यहाँ पर जो ए है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अगर ए ही परमिशन दे दे कि हाँ तुम बी को टाइम दे दो, तो फिर ये डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सी है ना वो बी को टाइम तो दे रहा है, पर वो बी को कैसे टाइम दे रहा है? वो डी से बोलता है, डी से, कि तुम जाओ और बी से कह दो कि मैंने उसको और टाइम दिया। खा को समय देने की संविदा किससे करता है? वो डा से करता है। डा से क्या करता है? कि मैं बी को और समय दे देता हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? बी को और समय दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो ए है ना वो उन्मोचित नहीं होगा, क्योंकि सी ने डायरेक्टली बी से ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, उसने किसी और पर्सन के थ्रू बोला। समझ में आया? ठीक है। अब आता है सेक्शन 137। सेक्शन 137 बताता है, लेनदार का वाद लाने से प्रवृत्त रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। अगर जो क्रेडिटर है वो मूल ऋणी के अगेंस्ट सूट नहीं ला रहा है, एक तो वो बोले मूल ऋणी से सीधा एग्रीमेंट करे या कॉन्ट्रैक्ट करे कि मैं तुम पर वाद न लाने का वचन देता हूँ, इस कंडीशन में तो जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, एक्सेप्ट यदि उसने परमिशन दे दिया तो नहीं होगा। बट वो क्या करता है? मूल ऋणी से यानी प्रिंसिपल डेटर से बोलता नहीं है कि मैं तुम पर सूट नहीं लाऊंगा, बस वो लाता नहीं, वो शांति से बैठा है, वो ला ही नहीं रहा। इस कंडीशन में जो प्रतिभू है वो उन्मोचित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने एक्सप्रेसली प्रॉमिस नहीं किया, एक्सप्रेसली एग्रीमेंट नहीं किया, एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि देखो मैं प्रिंसिपल डेटर तुम पे सूट नहीं ला रहा हूँ। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो बस शांति से बैठा है और टाइम निकल रहा है तो निकलने दे रहा है, बस बैठा है। क्या कर रहा है? वो प्रवृत्त रह रहा है, उस पर वाद नहीं ला रहा है। सिर्फ उसका प्रवृत्त रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। ठीक है। अब इसे हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू पढ़ते हैं। खा एक ऋण का जिसकी प्रत्याभूति का ने दी है, गा को देनदार है, ए बी सी। ए श्योरिटी है बी के बिहाफ पर, बी है प्रिंसिपल डेटर, सी क्या है? गा को देनदार है, मतलब सी है क्रेडिटर। ठीक है। ऋण दे हो जाता है, ऋण क्या हो जाता है? दे हो जाता है, मतलब ड्यू हो जाता है, अब उसको देना है। ठीक है। ऋण को दे हो जाने के पश्चात 1 वर्ष तक खा पर गा वाद नहीं लाता। जो सी है ना वो बी पर वाद नहीं ला रहा है। ए अपने प्रतिभूत से उन्मोचित नहीं होता। उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया ना बी से जाके मैं तुम पे वाद नहीं लाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं, बस वो शांति से बैठा है। वो अपना डेप्ट ड्यू होने के बाद भी अगर शांति से बैठा रहे, उस पर सूट फाइल नहीं करे, कुछ लीगल एक्शन नहीं ले, केवल इससे जो ए है वो अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं हो जाता। क्लियर? समझ में आया?
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम 138 से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड MCQs चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए MCQ। मैं आपके लिए MCQ से रिलेटेड एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगी। टिल देन बाय बाय।